अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल पढ़ रहे थे कल, सेंटीमीटर एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंटीमीटर तो लिख लिया था, सेकंड लिखना अपकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल के अपोजिट साइड में लगता है, ये विपरीत दिशा में लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जो उदाहरण बताए थे, दूध से क्रीम निकालने की मशीन, कपड़े सुखाने की मशीन, दही बिलोने की मशीन, ये सभी किस सिद्धांत पर काम करते हैं? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो नीचे लिखना है इसमें अभिकेंद्रीय बल के विपरीत कार्यरत बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह एक प्रकार का आभासी बल है। यह एक प्रकार का आभासी बल है। नीचे लिखना, उदाहरण लिखिए। सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चालक द्वारा कुएं की दीवार पर बाइक चलाना दूसरा लिखो, झूला झूलते समय झूले पर खड़े होने तथा हाथों से रस्सी को छोड़ने पर अपकेंद्रीय बल के कारण व्यक्ति नीचे गिर जाता है। तीसरा लिखो, दूध से क्रीम निकालने की मशीन, कपड़े सुखाने की मशीन, दही बिलोने की मशीन, सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रित्र जो हल्के और भारी कणों को अलग करता है, अपकेंद्रित्र आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। अगला लिखना, उत्प्लावक बल, अपथ्रस्ट फोर्स या ब्यूएंट फोर्स। उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल क्या होता है? वह बल जो वस्तु के डूबने का विरोध करता है। ऐसा बल जो वस्तु के डूबने का विरोध करता है उसको क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज वैज्ञानिक जब एक बार नहा था तो उसने एक बार, ये जो आर्किमिडीज ने अपनी खोज की थी ना, ये बाथरूम के अंदर खोज की थी इन्होंने।
बाथरूम में खोज की थी सिद्धांत की। जैसे अपन जब पहले बच्चे थे, जब नहाते थे, अभी भी नहाते, नहाने को तो, अब पहले जब नहाते थे तो विशेषकर सर्दियों में पहले 10 मिनट पानी से खेला करते थे, डालने से पहले कैसे कैसे डालूं, कभी उल्टा सीधा। तो आप ऐसी आर्किमिडीज कभी नहा रहा होगा, कभी के मतलब एक बार नहीं कई बार नहाया होगा, लेकिन आर्किमिडीज जब नहा रहा था तो अचानक से उसने किसी लोटे को डुबोया होगा। जैसे ही उसने डुबोया तो ऐसा, आप खाली लोटे को आप डुबोते हैं अपन पानी में तो ऐसा लगता है जैसे नीचे से कोई धक्का मार रहा है। तो उसने देखा क्या नीचे कुछ है नहीं, उसने तब उसने इस बल की खोज की थी कि जब किसी वस्तु को किसी पानी में आंशिक रूप से डुबोया जाता है, आप देखना, जब उसको अपन डुबोते हैं जब तो ऐसा लगता है जैसे नीचे कोई धक्का मार रहा है। आपने डुबो दिया और उसमें पानी भर गया, उसके बाद उसको देखना, आप ऐसा लगता है भार में कमी महसूस होती है। आप लोटे को पानी में डुबोना, जैसे उसमें पानी भर जाए फिर देखना उसका भार आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि भार बदलता रहता है। उसके भार में जो कमी होती है, ये उस वस्तु ने, जो लोटे ने जो पानी का वहां से एरिया हटाया है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, इसलिए हमें उसमें भार में क्या महसूस होती है, कमी महसूस होती है। अगर व्यक्ति द्वारा लगाए जाने वाले बल का मान कम है तो वस्तु पानी सतह पर तैरती है, और व्यक्ति द्वारा लगाए जाने वाले बल का मान अधिक है, या हम ये कह सकते हैं कि यदि उत्प्लावक बल का मान, अपथ्रस्ट फोर्स का मान व्यक्ति द्वारा लगाए जाने वाले बल से कम है, कम है तो क्या होगा, वस्तु ऊपर आ जाएगी, और यदि ज्यादा है तो वस्तु पानी में, सॉरी, ज्यादा है तो वस्तु ऊपर आ जाएगी और कम है तो वस्तु पानी में डूब जाती है। लोहे से बना जहाज पानी की सतह पर तैरता है, जबकि लोहे से बनी गेंद पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे की जो गेंद है उसने वहां पर एरिया कम घेरा है, जिसके द्वारा उसमें वहां पर उत्प्लावक बल का मान क्या होता है, कम होता है, और कम होता है तो वस्तु पानी में डूब जाती है। जब ज्यादा होता है अपथ्रस्ट फोर्स का मान तो वस्तु पानी सतह पर तैरती है, और जब बराबर होता है अपथ्रस्ट फोर्स और व्यक्ति द्वारा लगाए जाने वाले बल का मान सेम है, तो व्यक्ति पानी, तो वस्तु पानी की सतह पर आंशिक रूप से तैरने लगती है, यानी आधी पानी के अंदर होती है और आधी पानी से बाहर होती है। जैसे डेड बॉडी आप देखना, डेड बॉडी जब पानी में तैरती रहती है तो आधी तो पानी से ऊपर रहती है और आधी नीचे रहती है, डेड बॉडी कभी भी अंदर बैठती नहीं है। जब व्यक्ति डूब जाता है अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही पानी भरता है तो उसके बाद डेड बॉडी कहाँ जाती है, सरफेस पर आ जाती है। किसका? हाँ, कुछ पोर्शन डूबा रहता है, अधिकतर उसका बाहर निकला रहता है, तो वहां पर बराबर है, इसलिए वो आसानी से तैर सकती है, उसको बनाया ही नहीं। नहीं, उसको तो बनाते ही वो अपना एरिया ज्यादा फिल करती है ना, वो एरिया ज्यादा फिल करती है वो। और बाकी नाव को जो हैंडमेडेड जो नाव हैं, उनको गति के तृतीय नियम से चलाया जाता है। आप देखना पानी को ऐसे पीछे की ओर धकेलता चलता है पतवार से, जब नाव कहाँ जाती है, आगे जाती है। मतलब जब नाव में बैठते हैं तो कभी वो रुकता नहीं है, थोड़ी देर के लिए भी लगातार पानी, पतवार से पानी को इधर उधर करते रहते हैं, तभी नाव आगे बढ़ती है। कौन सा? नहीं, ग्रेविटी तो हर जगह है ना, कहाँ ग्रेविटी नहीं है? तो ग्रेविटी तो मेन चीज है, बिना ग्रेविटी के बल कैसे लगेगा? ग्रेविटी तो जरूरी है ना, ग्रेविटी तो होगी होगी, नहीं होगा तो फिर नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो मूल बल है, ये तो एक तरह से सहायक बल है, ये तो, ये तब लगेंगे। ग्रेविटी नहीं है तो फिर तो अपकेंद्रीय भी नहीं लगेगा, सेंट्रीपिटल नहीं लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए कोई विशेष एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ता है, वो एक कोई लैब, मतलब एक विशेष कंडीशन में से हो सकता है, बाकी वो लॉन्ग टाइम तक पॉसिबल नहीं है वो चीज। तो ये आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया था, इसको उत्प्लावक बल का सिद्धांत कहते हैं। लिखो, उत्प्लावक बल में लिखना, वह बल जो वस्तु के डूबने का विरोध करता है, वह बल जो वस्तु के डूबने का विरोध करता है, वह बल जो वस्तु के डूबने का विरोध करता है, उत्प्लावक बल कहलाता है। जब प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा कहां से फिर।
प्रैक्टिकल करोगे, यदि मरी जाओगे तो समझ में आएगा कैसे फिर वो। हाँ, तभी तो वो, तभी तो अपना फोर्स का मान सेम बराबर होता है। स्टार्टिंग में तो होता ही नहीं है, स्टार्टिंग में कहाँ होता है। उसी की वजह से तो होता है थ्रस्ट फोर्स उसके इक्वल। और जो एक बार पानी से ऊपर जरूर आता है व्यक्ति, जब जाता है तो ऊपर उछाल मारता है, वो किसके कारण, गति के तृतीय नियम से। अच्छा, आत्मा प्रैक्टिकल करेगी। आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। मरते ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश कर जाती है, सब बताते हैं, बाकी किसने देखा है क्या होता है। सब मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। भाई भगवान, भूत, आत्मा, ये ऐसी चीजें, इनको मानो तो है और नहीं मानो तो नहीं है। आपको पता है कि भगवान है तो फिर है, और नहीं है तो नहीं है। आप मत करो भगवान की पूजा, मत मानो भगवान को, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप अपना कर्म करो, मेहनत करो, आपका जीवन यापन होगा। आगे क्या होगा वो किसने देखा है। अब कोई मर के व्यक्ति जिंदा वापस भी तो नहीं आया जो बता दे कम से कम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ। तो ये तो अदृश्य चीजें हैं ये तो। हम्म। कुछ नहीं कह सकते। नीचे को, वह बल जो वस्तु के डूबने का विरोध करता है उत्प्लावक बल कहलाता है। नीचे को, यदि वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावक बल का मान, यदि वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावक बल का मान व्यक्ति द्वारा, यदि वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावक बल का मान व्यक्ति द्वारा लगाए जाने वाले बल से, व्यक्ति द्वारा लगाए जाने वाले बल से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, तो वस्तु पानी की सतह पर तैरने लगती है। तो वस्तु की पानी की सतह पर तैरने लगती है। डेंसिटी भी करती है। जैसे बर्फ है, वो तैरती है। लोहे की गेंद डूब जाती है, वो डेंसिटी भी काम करती है। नीचे लिखना, और यदि, और यदि कम होता है, और यदि कम होता है, पहली वाली लाइन से जोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। और यदि कम होता है, यानी वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावक बल का मान कम होता है, तो वस्तु पानी में डूब जाती है। कम होता है तो वस्तु पानी में डूब जाती है। नीचे को, यदि वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावक बल का मान, वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावक बल का मान, वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावक बल का मान व्यक्ति द्वारा लगाए जाने वाले बल के बराबर हो जाए, व्यक्ति द्वारा लगाए जाने वाले बल के बराबर हो जाए, तो व्यक्ति पानी की सतह पर, या तो वस्तु पानी की सतह पर आंशिक रूप से तैरने लगती है। तो वस्तु पानी की सतह पर आंशिक रूप से तैरने लगती है। को आर्किमिडीज के अनुसार, आर्किमिडीज के अनुसार जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है, तो उसके भार में कमी महसूस होती है। तो उसके भार में कमी महसूस होती है।
यह भार में कमी, यह भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। हाँ, केवल और लिक्विड पे ही काम करेगी। हाँ बिल्कुल, ओनली द्रवों के लिए, लिक्विड के लिए ये नियम सत्यापित है। अब लिखो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा का मतलब होता है जैसे कोई भी वायर है, तो हम कहते हैं कि इस वायर में लाइट आ रही है या करंट आ रहा है। लाइट अपन में शब्द गलत बोलते हैं, लाइट का मतलब प्रकाश होता है, लाइट में तो कन्वर्ट होती है वो। बाकी यदि करंट आ रहा है, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा का संचालन हो रहा है। करंट कब आएगा? जब उसमें कोई चार्ज फ्लो होगा, तो यानी आवेश का प्रवाह जब होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। और आवेश का प्रवाह हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है, उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होता है। यानी किसी चालक तार में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चालक तार है, उसमें एक सेकंड में एक सिरे से, चालक तार के एक सिरे से, एक एंड से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन यदि चालक तार के दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं, तो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। और किसी चालक तार में एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में चालक तार से फ्लो होते हैं, बहते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। और विद्युत धारा का मापन जो किया जाता है, वो एमीटर के द्वारा किया जाता है। किससे करते हैं? एमीटर से करते हैं। विद्युत धारा को हम ये कह सकते हैं कि किसी समय के सापेक्ष कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो उसकी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। यानी विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटा समय Q अपॉन टी। आवेश का मान क्या होता है? आवेश का वैल्यू क्या होती है? कूलाम। और समय क्या होती है? सेकंड। यानी आवेश का, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम बटा सेकंड। यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में एक कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो, इसको कूलाम या कूलाम्ब कहते हैं, एक कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। और इससे यदि आवेश की वैल्यू निकालें, आवेश का मतलब होता है ये किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो प्रतिकर्षण व आकर्षण का गुण रखता है। आवेश के बारे में सबसे पहले, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इन दोनों के बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और वस्तुओं को चार्ज करने की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। थेल्स ने क्या बताया था कि जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच का टुकड़ा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो तो कैसा हो जाता है? धनावेशित। और रेशम का कपड़ा वहां पर इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो वो कैसा हो जाता है? ऋणावेशित। ये किसने बताया था ऐसा? थेल्स ने बताया था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित करते हैं। और दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत आवेश बल भी कहा जाता है। तो आवेश की वैल्यू इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आवेश की वैल्यू इससे निकालेंगे तो हो जाएगा विद्युत धारा इंटू समय। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। यानी आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकंड। लेकिन आवेश के बारे में वैज्ञानिक कूलाम्ब ने बताया था, इसलिए आवेश का मात्रक क्या माना जाता है? कूलाम्ब माना जाता है। फिर इसमें अपन आगे पढ़ेंगे ओम का नियम। तो थोड़ा सा लिखिए, हेडिंग डालिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी।
देखो विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह या हम ये कह सकते हैं आवेश का प्रवाह, एक ही बात है। किसी चालक तार में, किसी चालक तार में उच्च विभव वाले बिंदु से, हाई वोल्टेज, उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होता है, निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होता है। नीचे लिखो, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। नीचे लिखो, अर्थात किसी विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट, अर्थात किसी विद्युत विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को, या चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नीचे लिखो, यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में, यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में एक सिरे से, एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, और यदि उतने ही इलेक्ट्रॉन, और यदि उतने ही इलेक्ट्रॉन उस चालक तार के दूसरे सिरे से, उस चालक तार के दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, तो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। एक एम्पियर होगा, लिख लिया लास्ट। नीचे लिखो, किसी चालक तार में एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6.25 × 10⁻18
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। जिसको विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू लिख लेना, यूनिट कूलाम, समय की सेकंड, कूलाम बटा सेकंड। इसको विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तथा इसका मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। तथा इसका मापन एमीटर द्वारा किया जाता है। नीचे लिखो आवेश, चार्ज। आवेश में लिखो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण, कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करती है, प्रतिकर्षण बल अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। जिनको आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा की वैल्यू एम्पियर, यूनिट समय की सेकंड, यानी एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। जिनको आवेश के बारे में वैज्ञानिक कूलाम्ब ने बताया था, आवेश के बारे में वैज्ञानिक कूलाम्ब ने बताया था, इसलिए इसका मात्रक कूलाम माना जाता है। इसलिए इसका मात्रक कूलाम माना जाता है, जिसे C से डिनोट करते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव। को आवेश के लिए धनावेश तथा ऋणावेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, आवेश के लिए धनावेश तथा ऋणावेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तथा वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया, तथा वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया तथा वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया वैज्ञानिक थेल्स ने बताई थी। वैज्ञानिक थेल्स ने बताई थी। नीचे लिखो थेल्स के अनुसार, थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को, कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है,
तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धनावेशित हो जाता है। धनावेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित हो जाता है जिसे स्थिर वैद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। नीचे लिखना विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ को किसी चालक पदार्थ में से किसी विद्युत धारा को किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह बल बल्ब बैटरी जनरेटर यह बल बल्ब बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। आदि से प्राप्त किया जाता है जिसका मात्रक वोल्ट होता है। बी से दर्शाते हैं इसको। तथा वोल्टता का मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। वोल्टता का मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है कि कोई भी चालक पदार्थ है उसमें से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला जो फोर्स काम करता है उसको क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। या एक तरह से वोल्टता उसकी वोल्टेज हो गया। वोल्टेज का मापन किससे करते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। एक तो होता है पोटेंशियोमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो वोल्टता का मापन करता है और पोटेंशियोमीटर वोल्टता के डिफरेंस का मापन करता है जिसको विभव मापी कहते हैं। कि कोई भी चालक तार है उसमें दो सिरों पे जितना वोल्टेज है उनके जो डिफरेंस होता है, उसका जो अंतर होता है, उसको मापने वाले मीटर को कहते हैं पोटेंशियोमीटर या उसको कहते हैं विभव मापी। क्या कहा जाता है, विभव मापी। तो नीचे लिखो विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस को जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों के मध्य तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टेज के अंतर को विभवांतर कहते हैं।
विभवांतर कहते हैं जिसे विभव मापी द्वारा मापा जाता है, जिसे विभव मापी पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है। जिनको विद्युत परिपथ में धारा का मान शून्य होने पर, विद्युत परिपथ में धारा का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। विद्युत परिपथ में यदि करंट जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। विभवांतर का मान जीरो हो जाता है। एक क्वेश्चन लिखना छोटा सा यहां पे, यदि एक उपकरण द्वारा, यदि एक उपकरण द्वारा 2 एंपियर की धारा, 2 एंपियर का करंट धारा 5 मिनट के लिए ली जाती है, 5 मिनट के लिए ली जाती है, तो परिपथ में बहने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो परिपथ में बहने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? क्या होगी? 10 नहीं होगी। आवेश बराबर क्या होता है विद्युत धारा इंटू समय, कितने 2 एम्पियर की, अरे 5 मिनट है, सेकंड में गुना करेंगे तो 60, कितना आंसर आएगा? 600 कूलम। और पहला ऑप्शन 10 ही मिलेगा, याद रखना, पहला ऑप्शन 10 ही मिलेगा 100%। दूसरा एक क्वेश्चन लिखना, कई बार यूनिट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं तो 30 दिन में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? विद्युत ऊर्जा का मापन किया जाता है KWH, किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं? एक यूनिट कहते हैं। नीचे क्वेश्चन लिखना, 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन, 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 20 घंटे जलते हैं, 20 घंटे जलते हैं, तो एक महीने में, तो एक महीने में कुल कितना यूनिट विद्युत उपभोग होगा? कुल कितने यूनिट विद्युत उपभोग होगा तथा 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से, तथा 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से कुल खर्चा क्या आएगा? कुल खर्चा क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक सरल तरीका होता है, इसका वैसे फॉर्मूला होता है, एक यूनिट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट निकालने के लिए है 30 दिन का मानते हैं, अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो महीना 30 दिन का माना जाता है। भाई जितने भी उपकरण हैं, तो उपकरणों की संख्या, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, जितने वाट के हैं यानी उनकी जो शक्ति है उसको गुना करना है, जितने घंटे चल रहे हैं प्रतिदिन उसको गुना करना है, और जितने दिन का पूछ रहा है, 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, इन सबको गुना करके किसका भाग लगाते हैं? 1000 का भाग लगाते हैं, तो क्या जाती है? यूनिट निकल के आती है। बताओ उपकरण कितने हैं? 5। कितने वाट के हैं? 100 वाट। कितने घंटे चल रहे हैं डेली? 20 घंटे। कितने दिन का निकलवा रहा है? 30 दिन के। भाग कितने का लगाएंगे? 1000 का। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, 600, 6000 और 30,000 हो गया ये। ठीक है,
1000 का भाग लगाएंगे, कितनी यूनिट आ गई? 30 यूनिट हो गई। कुल खर्चा कितना आएगा? 30 इंटू 8 बराबर, हाँ, तो फिर इसमें एक जीरो मिस्टेक हो गई है फिर। 600, हाँ 600 को 100 से गुना करेंगे 60,000 आएगा, और ये 3 लाख, ठीक है। कोई नहीं, ये 300 यूनिट हो जाएंगे, 308 से करेंगे तो 2400 आ जाएगा, वो एक जीरो का मिस्टेक हुई थी। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो थोड़ा और बड़ा कर सकता है, जैसे एक कमरे में तो ये दे दिया, दूसरे कमरे का और दे देगा, तो वो जोड़ देना है उनको, तो बात एक ही है, कॉन्सेप्ट यही है। दो का दे दो को जोड़ दो, तीन का दे तीन को जोड़ दो। ठीक है, कल पढ़ेंगे ओम का नियम।